नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 91 से 95 व आंकलन नंबर 17 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 90 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उसे हल कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 91। 91 के अंदर आपको एक गद्यांश नज़र आएगा जो एक कहानी के रूप में है। उसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद में उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना है। सबसे पहले अपन इस कहानी को पढ़ते हैं। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि एक दिन एक लोमड़ी जंगल से भागती हुई आकर मुर्गी के दड़बे में घुस जाती है। दड़बा कहते हैं मुर्गी का घर जो होता है उसे कहते हैं। लोमड़ी मुर्गी के 2 बच्चों को छोड़कर सबको खा जाती है। लोमड़ी उन दोनों के पास आकर उन्हें खाने की बात करती है। पहला बच्चा उससे कहता है कि हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा, हम आपको अच्छी चीज़ खिलाएंगे। पहला बच्चा लोमड़ी को कुएं के आस पास ले जाकर उसे खीर दिखलाता है। खीर को खाने की इच्छा प्रकट करती लोमड़ी कुएं में जाने के लिए पूछती है। बच्चा उसे बताता है कि चरखी पर 2 बाल्टियाँ टंगी हैं, एक नीचे जाने के लिए और एक ऊपर आने के लिए है। लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है क्योंकि लोमड़ी ने चंदा मामा की परछाई को ही खीर समझ लिया। इस प्रकार मुर्गी के 2 बच्चों ने अपनी सूझबूझ और चतुराई धूर्त लोमड़ी से अपनी जान बचाई। अब ये जो आपने कहानी पढ़ी, इस कहानी से संबंधित जो प्रश्न है उसको देखोगे तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ गया है कि मुर्गी घुस जाती है। मुर्गी की जगह शब्द आपका होगा लोमड़ी। ये मुर्गी यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। इसकी जगह आप ये समझो कि लोमड़ी घुस जाती है। तो लोमड़ी कहाँ घुस जाती है? मुर्गी के दड़बे में घुस जाती है। लोमड़ी जो है वो मुर्गी के दड़बे में घुस जाती है। अगला है मुर्गी ने खीर समझा। मुर्गी ने खीर नहीं समझा। यहाँ पर भी मिस प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे भी लोमड़ी पढ़ना है कि लोमड़ी ने खीर समझा। किसको खीर समझा? तो लोमड़ी ने खीर समझा कुएं में चंदा की परछाई जो थी उसको खीर समझा। तो कुएं में जो चंदा की परछाई थी उसको खीर समझा था। अगला है प्रश्न नंबर 3। किसने किससे वह क्यों कहा? किसने किससे क्यों कहा? पहला प्रश्न है कि हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा। तो ये किसने कहा? तो मुर्गी के बच्चों ने कहा। किससे कहा? लोमड़ी से कहा। क्यों कहा? क्योंकि मुर्गी के बच्चों ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से धूर्त लोमड़ी से अपनी जान बचानी थी, इसलिए ऐसा उन्होंने कहा था। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, उसे अपन देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोमड़ी ने चंदा मामा की परछाई को ही खीर समझ लिया था। चंदा मामा की जो परछाई थी ऊपर से चांद बाल्टी के अंदर दिख रहा था, तो उसको उन्होंने क्या समझ लिया? खीर समझ लिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगर आप मुर्गी के बच्चों की तरह होते तो अपने बचाव में क्या करते? लिखिए। तो आप कि हम मुर्गी के बच्चों की जगह होते तो हम भी अपनी चतुराई, अपनी सूझबूझ को काम लेते हुए अपना बचाव करते। तो ये लिख सकते हो, अपनी चतुराई व सूझबूझ। क्या लिखोगे? सूझबूझ को काम में लेते। अगला प्रश्न देखो 6 नंबर। इन क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। क्रिया शब्द है सोचना, क्रिया शब्द है झांकना, क्रिया शब्द है गिरना, क्रिया शब्द है और डरना क्रिया शब्द है। तो इससे आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे सोचना से क्रिया शब्द से वाक्य बनाओगे तो क्या बनेगा कि मुर्गी के बच्चों ने तरकीब सोची। इस तरीके से आपको ये सोची क्रिया शब्द बीच में आ गया। इसी तरह देखोगे झांकना, तो झांकना के अंदर लिखो लोमड़ी ने बाल्टी में झांका। लोमड़ी ने कहाँ झांका? बाल्टी में झांका। इसी तरह छठे का गै देख लो, गिरना। तो इस प्रकार लोमड़ी कुएं में गिर गई। लोमड़ी जो थी वो कुएं में गिर गई। अगला देखोगे डरना, तो मुर्गी के बच्चे ने न डर कर उसका सामना किया।
मुर्गी के बच्चे ने डर करके उसका डट करके सामना किया। इस तरीके से क्रिया शब्दों से वाक्य बनाने थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। 7 नंबर जो आपका प्रश्न है वो है वर्तनी सही करें। ये जो प्रसई शब्द है तो ये गलत है, आपको प्रसई ऐसे शुद्ध लिखना है। ये जरूर गलत है, जरूर शुद्ध ऐसे लिखते हैं। तारकीब नहीं होती, तरकीब होती है, ऐसे लिखते हैं। बाल्टी नहीं होती, बाल्टी होती है, ऐसे लिखना है। तो आप इसे आराम से सही तरीके से लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की तरफ। अगला कार्यपत्रक जो है वो 92 नंबर का है। इसमें सबसे पहले आपको पद्यांश यानी कविताएं पंक्तियां मिलेगी, उसको देख लेते हैं। ये कविता पढ़नी है, पढ़ने के बाद में इससे संबंधित जो प्रश्न है उसे अपन हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली पंक्ति, यहाँ देखोगे चित्र के रूप में आपको भालू दिख रहा है और भालू से संबंधित ही एक कविता की पंक्तियाँ हैं कि बड़े आलसी भालू राम सारे दिन करते आराम। बड़े आलसी भालू राम सारे दिन करते आराम, बेच खा गई नई किताबें, जूते चप्पल और जुराबें, मास्टर जी का डंडा खाकर क्यों रोते हैं अब चालू राम। हाथ हाथ पर रख कर बैठे रहते हैं ये दिन भर बैठे, इसलिए तो लोग इन्हें सब कहते हैं अब टालू राम। यानी इस तरीके से ये कविता की कुछ पंक्तियाँ थी जो हमने पढ़ी, आपने अच्छी तरह से सुनी होगी। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। संबंधित प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसका पहला प्रश्न देखते हैं कि इस कविता को आप क्या नाम देना चाहोगे, लिखिए। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहते हो, तो इस कविता का नाम है आलसी भालू, लिख सकते हो। इसी तरह दूसरा है, भालू राम को कवि ने 2 और नाम दिए हैं। कौन कौन से नाम दिए हैं? एक तो दिया था उन्होंने भालू का नाम चालू राम, एक था टालू राम। इस तरीके से कवि ने 2 नाम हैं उस भालू राम के लिए दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। इस कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता का भाव है वो अपने शब्दों में लिखना है, बड़े ही अच्छी तरीके से लिखना है। कविता के भाव है वो लिखते हैं। तो कविता का भाव है कि यदि आलस्य के कारण सभी कार्यों को टालने पर भालू की तरह पीछे रह जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। इस तरीके से ये आपको जवाब देना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 4 नंबर कि कवि द्वारा भालू राम को दिए 2 अन्य नामों के कारण क्या है। यानी भालू राम को 2 नाम और दिए हैं तो क्या कारण रहा होगा। तो भालू के गलत कार्यों के कारण उसे चालू राम नाम दे दिया और कुछ काम नहीं करने के कारण उसे टालू राम नाम दे दिया। तो ये इनके पीछे कारण रहे हैं नाम देने के। अगला 5वां प्रश्न है कि आलस करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, लिखिए। तो आलस करने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, पहला नुकसान यही है। दूसरा, समय पर कार्य पूर्ण नहीं होता है। तीसरा, आलस करने पर लोग आलसी कहकर पुकारते हैं। चौथा, कार्य में देरी करने पर नुकसान होता है। इस तरीके से बहुत सारे कारण बन सकते हैं नुकसान के, इसलिए आलस नहीं करना चाहिए बच्चों। आपको जम करके पढ़ाई करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताना, हम समझाने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 93 की तरफ। आपका 93 नंबर का कार्यपत्रक एक कहानी के रूप में है। कहानी को अपन पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि तेनालीराम की चतुराई के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक बार राजा कृष्णदेव राय किसी कारण तेनालीराम से नाराज हो गए। उन्होंने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और क्रोध भरे स्वर में कहा, तेनालीराम, तुम दरबार से चले जाओ और अब मुझे अपना मुंह न दिखाना। अगले ही दिन तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन उनका मुंह नकली चेहरे से ढका हुआ था। उन्हें देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। राजा की भी दृष्टि उस पर गई तो वे नाराज होकर बोले, मैंने तुम्हें मुंह न दिखाने का आदेश दिया था, फिर तुम आ गई। तो यह सुनकर तेनालीराम ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैंने तो आपके आदेश का पूरा पूरा पालन किया है। यह देखिए, मुंह पर नकली चेहरा लगा कर आया हूँ, जिससे आप मेरा मुंह न देख सके। यह सुनकर सभी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े और राजा भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाए और उनका क्रोध शांत हो गया। इस तरीके से किसी का क्रोध शांत करना होता है तो इस तरीके से किया जा सकता नहीं। अब इस कहानी को पढ़ा है, ये कुछ काल्पनिक कहानी थी। अब इससे संबंधित जो प्रश्न आए हैं उनको भी देख लेते हैं। प्रश्न जो है पहला कि तेनालीराम खाली जगह दरबार में थे। तो किसके दरबार में थे तेनालीराम, ये अभी इसी गद्यांश में आया था
कृष्णदेवराय के दरबार में थे। कृष्णदेवराय थे, उनके दरबार में थे। दूसरा प्रश्न है, तेनालीराम दरबार में किस वेश में आए? तो तेनालीराम हैं वो दरबार में किस वेश में आए थे? मुंह को नकली चेहरे से ढक कर आए थे। मुंह को नकली चेहरे से ढक कर आए थे। अगला प्रश्न है, राजा ने तेनालीराम से क्या वह क्यों कहा? क्या कहा और क्यों कहा? तो राजा ने तेनालीराम से कहा कि तुम दरबार से चले जाओ और अब मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना, इस तरीके से कहा था। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर प्रश्न है कि अपना मुंह न दिखाना, यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा? तो यह वाक्य कहा था राजा कृष्णदेव राय ने कहा था। किससे कहा था? तेनालीराम से कहा था। 5वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ बताने हैं। चतुर का अर्थ होता है धूर्त, दृष्टि का अर्थ होता है देखना, क्रोध का अर्थ होता है गुच्छा, नाराज का क्रोधित, आदेश का होता है आज्ञा और नम्र का होता है विनम्र। इस तरीके से आपको इन सब के अर्थ लिखने थे। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 94 की तरफ। यह भी एक गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले गद्यांश को अपन बड़े अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, फिर संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश कुछ इस प्रकार है कि बच्चों, पहले मदारियों के पास भालू होते थे। मदारी जब डमरू बजाता था तो भालू नाचने लगता था, झूम झूम कर, घूम घूम कर खेल दिखाता था। ये भालू काले होते थे, परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालुओं की एक जाति सफ़ेद भी होती है? ये भालू बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है, त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफ़ेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफ़ेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता होता है। भालू की नज़र बहुत तेज होती है, वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने और आराम करने के लिए जब समुद्र के किनारे आती है तो भालू उसे अपना शिकार बना लेते हैं। भालू सोने व खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो ये गद्यांश था। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भालू का प्रिय भोजन क्या था? तो भालू का जो प्रिय भोजन है आपका वो है सील मछली। क्या है? सील मछली। अगला प्रश्न है, सफ़ेद भालू की त्वचा होती है। तो सफ़ेद भालू की त्वचा कैसी होती है? मोटी होती है। अगला आपका प्रश्न है कि सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद रंग के जो भालू हैं वो बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हें पिल्लर बियर के नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? पिल्लर बियर के नाम से जाना जाता है। तो इसे पिल्लर बियर के नाम से जाना जाता है और ये बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं 4 नंबर कि भालू तैरने में खाली जगह होते हैं, कमज़ोर होते हैं या कुशल होते हैं? तो भालू जो होते हैं वो तैरने में कुशल होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए 5वां कि सोने और खाने के शौकीन होते हैं भालू या मदारी? तो सोने और खाने के शौकीन कौन होते हैं आपके? वो होते हैं आपके भालू। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ कि किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है? तो क्या कारण है उसकी वजह से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से संख्या कम होती जा रही है। अगला प्रश्न है भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो भालू तैरने में कुशल होते हैं, भालू की नज़र तेज होती है, भालू का प्रिय भोजन सील मछली है, भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ये बातें आपको बतानी होती है कि ये विशेषताएं भालू की होती है। काले भालू और पोलर बियर में क्या अंतर है? तो काले भालू सामान्य जंगलों में पाए जाते हैं, जबकि पिलर बियर जो होते हैं या पोलर बियर जो होते हैं ये बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। इस तरीके से इसका जवाब देना था। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 95 की तरफ। लिखित सामग्री के तथ्यों को पढ़ना है, समझना है, फिर इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना है। एक बड़ा कार्यक्रम उतना ही बड़ा जितना आपके बच्चों की कल्पना है। अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता 2024 में भाग लीजिए।
आगे कुछ इस प्रकार है कि भारत का सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में हजारों पाठशालाओं के लाखों बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। बच्चों, ये आपके लिए भी भरकर चित्रकारी करने का मौका है। माता पिता, यह आपके बच्चों के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय अवसर है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश के अनेक शहरों की प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी पाठशाला में पूछें। अब आपको क्या करना है, संबंधित प्रश्नों को देखना है। उपरोक्त वर्णित विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यह विज्ञापन एक खाली जगह की घोषणा कर रहा है। तो ये विज्ञापन किसकी घोषणा कर रहा है? ये प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा है। अगला प्रश्न है, यह कार्यक्रम खाली जगह की पाठशालाओं के लिए खुला है? तो पूरे देश की पाठशालाओं के लिए खुला है। जो माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भाग ले, उन्हें खाली जगह से संपर्क करना चाहिए, उन्हें पाठशाला से संपर्क करना चाहिए। इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 का जवाब देना था। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपको देखने को मिल रहा है, इनमें जीतने वाली कलाकृतियों को देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। ये उत्तर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं आंकलन नंबर 17, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये आंकलन पढ़ेंगे, फिर संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आंकलन कुछ इस प्रकार है कि एक गुरुकुल में बहुत से छात्र पढ़ते थे। गुरुदेव सभी छात्रों को पढ़ाते थे। शिक्षा पूरी होने पर गुरुदेव परीक्षा लेते थे। परीक्षा में सफल होने वाले छात्र पास होकर चले जाते और फेल होने वाले छात्रों को दोबारा पढ़ना पड़ता था। इसी गुरुकुल में अकर्मा, विक्रमा और सुकर्मा नाम के 3 छात्र पढ़ते थे। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद तीनों अंतिम कक्षा के लिए गुरुदेव के पास गए, पर गुरुदेव ने बिना परीक्षा लिए ही भेज दिया। वे जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में एक जगह बहुत सारे कांटे पड़े थे। तीनों सोचने लगे कि क्या करें, कांटे हटाएंगे तो देर हो जाएगी। अकर्मा और विक्रमा कांटों से पैर बचाकर निकल गए और सुकर्मा उन कांटों को हटाने लगा। उसके मित्रों ने उसे चलने को कहा, पर वह बोला कि यदि मैंने इन कांटों को नहीं हटाया तो रात में ये किसी भी यात्री को चुभ जाएंगे। इतना सुनते ही गुरुजी झाड़ी के पीछे से निकल आए और बोले, मैंने ही यह कांटे तीनों की परीक्षा लेने के लिए बिछाए थे। सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया और दोनों वापस गुरुकुल चले गए। वे दोनों हैं वापस गुरुकुल में चले गए। इस तरीके से ये कुछ काल्पनिक कहानी है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं कि गुरुकुल में नहीं पढ़ने वाला छात्र है। तो गुरुकुल में नहीं पढ़ने वाला छात्र है निकर्मा। ये तीनों तो पढ़ते थे, ये नहीं पढ़ता था। मैंने ही ये कांटे बिछाए थे। किसने कहे थे? गुरुदेव ने ये बातें कही थी। कांटों से पैर बचाकर निकल गए। कौन? अकर्मा और विक्रमा। ये दोनों कांटों से पैर बचा करके निकल गए। तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों के जो जवाब है वो आपको देने थे। इसमें निकर्मा कर देना, इसमें हो जाएगा आपका गुरुदेव और इसमें हो जाएगा अकर्मा और विक्रमा। अगला प्रश्न है, गुरुजी ने रास्ते में कांटे बिछाए। क्यों बिछाए थे? तीनों छात्रों की परीक्षा लेने के लिए बिछाए थे। अब देखते हैं आगे 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर जो प्रश्न है आपका कि गुरुकुल में फेल होने वाले छात्र क्या करते थे। तो गुरुकुल में फेल होने वाले जो छात्र दोबारा पढ़ना पड़ता था। अगला है सुकर्मा को परीक्षा में पास करके गुरुजी ने उसे गांव क्यों भेज दिया। तो क्यों गांव भेजा? क्योंकि सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया था। अब वह परिवार और समाज सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकता था। इस तरीके से आज की क्लास अपनी यहीं पूरी हो जाती है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अगली क्लास आई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।